गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस क्लास को और रोचक बनाते हुए हम ब्लैक बोर्ड के सहारे से अब आप लोगों को बताएंगे। क्या कि कॉपी में बनाने के दौरान बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, जिसके कारण हम सोचे कि ब्लैक बोर्ड में ही क्यों नहीं बनाया जाए। तो आज हम लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़ाई करेंगे, ताकि लगेगा कि हम लोग ट्यूशन क्लास में अपना जो भी है क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला गुण था कि अम्ल और क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया। जब धातु के साथ अभिक्रिया करता था, कौन सा गैस निकलता था? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एग्जाम में आता है कि जब अम्ल या क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग दूसरा रासायनिक गुण जानने जा रहे हैं। दूसरा रासायनिक गुण क्या है? तो अम्ल का धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ये अम्ल और क्षारक में अम्ल का दूसरा रासायनिक गुण है। इसमें क्या हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करना है? धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो लिखते हैं, जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, नमक, जल तथा CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। पहला जो इसका रासायनिक गुण था, उसमें कौन सा गैस निकल रहा था? हाइड्रोजन गैस। किसके साथ अभिक्रिया करता था? तो धातु के साथ। लेकिन इस रासायनिक गुण में धातु अम्ल का किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं? धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। देखते हैं क्या होता है। लिखेंगे, जैसे अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनता है? लवण प्लस जल प्लस कौन सा गैस निकलता है? तो CO2 गैस निकलता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हम लोग HCl लेते हैं, धातु कार्बोनेट यानी कोई भी धातु ले सकते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये धातु, ये कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट का सूत्र क्या हो गया? एक सोडियम कार्बोनेट। तो इस धातु जब कुछ भी धातु हम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कुछ भी ले सकते हैं। हम लोग क्या लिए हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो अम्ल का किसके साथ हम लोग कर रहे हैं? ये क्या है? अम्ल है सोडियम
कार्बोनेट के साथ, यहाँ लिख देते इसका नाम सोडियम कार्बोनेट, क्या बनेगा, लवण बनेगा, NaCl प्लस जल बनेगा प्लस CO2 गैस बाहर निकलेगा। देख रहे हैं कि हम लोग यह अभिक्रिया संतुलित नहीं लग रहा है, इसको तुम लोग संतुलित कर लेना। तो दूसरा और एग्जांपल लिखते हैं, HCl प्लस, देखो धातु कार्बोनेट के साथ हम लोग किए, अब किसके साथ करेंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ लेंगे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ठीक है, इसमें भी वही चीज बनेगा जो इसमें बना था, क्या बना था, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस बाहर। ठीक है, यानी कि अम्ल अगर धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, हम लोग को लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स हो गया, तो 2 एग्जाम्पल्स काफी है। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि हाइड्रोजन गैस जब निकलता है तो उसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में कौन सा गैस निकल रहा है, इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। ठीक है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, पॉइंट लिखेंगे CO2 गैस की पहचान, CO2 गैस की पहचान हम लोग पहचान कैसे करेंगे। हाइड्रोजन गैस की पहचान हम लोग माचिस की तीली जला के ले जाते थे, तो फट फट ध्वनि की उत्पन्न होता था और तेजी से जलता था, लेकिन इसका क्या पहचान है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। लिखेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बुदबुदाहट मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि हम लोग पानी में चूना को अगर डालते हैं तो धीरे धीरे बुलबुला निकलता है, बुदबुदाहट टाइप का कुछ आवाज भी आता है, उसे क्या बोलते हैं, बुदबुदाहट। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बुदबुदाहट उत्पन्न होती है तथा यदि उसके सामने हम जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो वह बुझ जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रहने से क्या होता था, वह फट ध्वनि के साथ जलता था, लेकिन अगर CO2 गैस रहेगा तो उस अभिक्रिया में क्या उत्पन्न होगा, आवाज, बुदबुदाहट टाइप का आवाज उत्पन्न होगा। और अगर हम लोग जलती हुई माचिस को वहां ले जाएंगे तो क्या होगा, वह बुझ जाती है। इससे यह पता चलता है कि उस अभिक्रिया में CO2 गैस निकल रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है कि कोई ऐसा अभिक्रिया है जिसमें बुदबुदाहट उत्पन्न होता है तथा वह जलती हुई माचिस की तीली को बुझा देता है, तो उसमें कौन सा गैस निकल रहा है, तो क्या
बोलेंगे हम लोग, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद तीसरा नंबर जो है, अम्ल का तीसरा रासायनिक गुण क्या है वो हम लोग जानेंगे। तो तीसरा है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया। ठीक है, पहला में अम्ल का धातु के साथ हुआ, दूसरा में अम्ल का ये धातु कार्बोनेट के साथ हुआ, और तीसरा जो है, अब अम्ल एवं क्षारक दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा देखते हैं। लिखेंगे जब अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दोनों के गुण समाप्त हो जाते हैं तथा लवण और जल का निर्माण होता है। देखो, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है तो अम्ल का भी गुण समाप्त हो जाता है और क्षारक का भी गुण समाप्त होता है। जब दोनों का गुण समाप्त होता है तो क्या चीज बनता है, तो लवण बनता है और जल का निर्माण होता है। ठीक है, लिखेंगे इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण, ये तुम लोग 8th क्लास में भी पढ़े होगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक की जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में दोनों का गुण समाप्त होने के बाद बनता है लवण और जल। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और ये तुम लोग का ये भी आए, हमको लगता है कि इस अगले साल तुम लोग का ये एग्जाम में आ सकता है, कि इस बार आया नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछता है। इसको अच्छा से ध्यान से इसको याद रखना है। अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहले शब्द समीकरण लिखते हैं, अम्ल प्लस क्षारक क्या क्या बनता है, लवण प्लस जल। ठीक है, शब्द समीकरण हो गया। कुछ उदाहरण देखते हैं। कोई अम्ल लेते हैं HCl, क्षारक लेते हैं NaOH, क्या लवण बनेगा, Na और Cl मिल के क्या बना, NaCl, जल लवण, प्लस देखो H डॉट हो गया H2O, क्या बना, जल बना। यानी अम्ल, ये क्या है, क्षारक। अम्ल क्षारक जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, लवण और जल। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक और उदाहरण देखते हैं, H2SO4, KOH लेते हैं,
ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो प्लस होगा, क्या बनेगा हमारा K2SO4 बनेगा लवण के रूप में, और किसका निर्माण होगा, जल का। एक लवण बना और एक जल बना। इस तरह यह किसका उदाहरण है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का। ठीक है, तो ये भी हमको लगता है कि बैलेंस नहीं दिख रहा है, इसको भी बैलेंस कर लेना है, तब तक इसको नोट करो, फिर आगे का टॉपिक चलते हैं हम लोग। ठीक है, नोट कर लिए हो। अब हम लोग इसका चौथा रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो चौथा गुण में क्या पढ़ना है, तो अम्ल का धात्विक ऑक्साइड, धातु का जो ऑक्साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल अब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, देखते हैं। लिखेंगे धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अतः अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसमें भी क्या क्या बन रहा था, लवण और जल, और इसमें भी क्या बन रहा है, लवण और जल। क्यों, क्योंकि देखो ये तो अम्ल है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, तो अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया इसमें भी होगी। भले ही ये दूसरा चीज है लेकिन है तो क्षारक, तो अम्ल और क्षारक दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बना, लवण और जल। यानी यह जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज भी हम लोग का उदासीनीकरण का ही एक उदाहरण है। ठीक है, जैसे इसको नोट कर लो। हम लेते हैं HCl, धात्विक ऑक्साइड कोई भी ले लेते हैं Na2OH। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया, सोडियम ऑक्साइड। का नाम पता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें भी क्या बनेगा, NaCl।
प्लस H2O, लवण और जल। ठीक है, लिख लो। इस अभिक्रिया को भी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि उदासीनीकरण में जो कंडीशन था वो कंडीशन इसमें भी आ गया, एक अम्ल है और एक क्षारक, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बना, लवण और जल। इसलिए इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, ये क्या है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अगला जो है इसको नोट कर लो। अब हम लोग पांचवा गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो पांचवें गुण में अम्ल का, इसमें चौथा में धात्विक था, इसमें क्या होगा, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्षारक। अम्ल जो होता है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, और क्षारक जो है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। अम्ल जो है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है। उसी तरह क्षारक भी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्षारक और धात्विक ऑक्साइड दोनों का गुण एक है। जब गुण एक रहेगा तो अभिक्रिया नहीं होगा। उसी तरह अम्ल और अधात्विक ऑक्साइड का जो प्रकृति होता है, जो गुण होता है, वो क्या होता है, एक होता है। इससे दोनों में अभिक्रिया नहीं हो सकता है। इसलिए अधात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया किसके साथ होगा, क्षारक के साथ। ठीक है, लिखते हैं अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, अतः क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया, क्योंकि हो गया क्षारक। इसका गुण क्या होता है, अम्लीय होता है। तो चल पड़े, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो पुनः फिर हम लोग का अम्लीय और क्षारक दोनों का अभिक्रिया आएगा। तो दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल। ठीक है, जैसे क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड क्या बनता है, लवण प्लस जल। ठीक है, इसको नोट कर लोगे।
उदाहरण लेते हैं, ये OH का होल 2, ये किसका सूत्र है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है बुझा हुआ चूना का सूत्र, जो तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। प्लस CO2, ये हो गया धात्विक ऑक्साइड। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, ठीक है। जल के साथ CO2 मिलकर अम्ल का निर्माण करती है, इसलिए अम्लीय वर्षा भी होती है, ठीक है। तो CO2 की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। और चूना का जो जल है उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। तो फिर हम लोग का अम्ल और क्षारक का विक्रिया आ गया। तो अम्ल और क्षारक का विक्रिया आ गया, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया आ गया। इसमें भी कौन सा विक्रिया हो रहा है? उदासीनीकरण। और उदासीनीकरण में दो चीज का निर्माण होता है, लवण प्लस जल। तो इसमें भी क्या निर्माण हो रहा है? लवण प्लस जल। लिखेंगे लवण कौन सा बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बनेगा? H2O। देखो ये समीकरण में बैलेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको भी तुम लोग बैलेंस कर लो। जितना भी अब आज जो हम लोग पढ़े उसमें जितना भी समीकरण बना सबको याद भी रखना है, सबका सूत्र भी याद रखना है, और जहाँ पर बैलेंस करने का जरूरत हो वहाँ पर बैलेंस भी कर लेना है, ठीक है। और बैलेंस करके हमको दिखाना। तो आज का क्लास हमको लगता है अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम ऑनलाइन सामने आ गए हैं और बोर्ड भी तुम लोग का पुराना बोर्ड भी सामने है। तो आज कुछ अलग हटके हम लोग क्लास किए। अगर अच्छा लगा होगा तो बोर्ड में ही करेंगे, नहीं तो कॉपी में करेंगे, जैसा तुम लोग सुझाव दोगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है।